Once more welcome in practice series of political science, practice series number 3. It is a helpful video for the UGC NET as well as PGT political science. क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। तुलनात्मक राजनीतिक व्यवस्था यानी तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के दौरान पाश्चात्य दृष्टिकोणों का तुलनात्मक अध्ययन इतना विशिष्ट और व्यक्तिवादी हो गए कि राजनीतिक व्यवस्था का संदर्भ ही टूट गया। अध्ययन की सूक्ष्मता यहाँ तक पहुँच गई कि तकनीक तो दिखाई पड़ती थी लेकिन उद्देश्य ओझल हो गए। यह किसका मानना है? राजनीतिक आधुनिकीकरण दृष्टिकोण का या राजनीतिक विकास दृष्टिकोण का, मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण का या आर्थिक विकासवाद दृष्टिकोण का? तो ये मानना है मार्क्सवादी दृष्टिकोण का, मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण का। क्वेश्चन नंबर 62। तुलनात्मक राजनीति के पाश्चात्य तुलनात्मक अध्ययनों द्वारा नए राज्यों की राजनीतियों का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असफलता को देखते हुए किस नए दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हुआ? तो सामान्य दृष्टिकोण का, मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण का, फेबियनवादी या समष्टिवादी? यानी इसका आंसर है बी, मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हुआ। क्वेश्चन नंबर 63 पे देख लेते हैं क्या है। 63 का कहना है कि मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण यद्यपि नया नहीं है फिर भी तुलनात्मक राजनीति में इसका प्रयोग अब होने लगा है, जो कुछ महत्वपूर्ण मान्यताओं पर आधारित है। इन मान्यताओं की संख्या कितनी है? सी, इन मान्यताओं की संख्या 5 है। तो इसके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कौन कौन सी मान्यता है। 5 मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण की 5 मान्यताएं ये हैं। पहला, मार्क्सवादी लेनिनवादी राज्य की औपचारिक संरचनाओं को बहुत कम महत्व देता है। किसको कम महत्व देता है? राज्य की औपचारिक यानी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन या फॉर्मल स्ट्रक्चर को बहुत कम महत्व देता है। दूसरी मान्यता है इसकी कि विकासशील देशों की महत्वपूर्ण समस्याओं में इसकी अधिक अनुकूलता है, यानी सीधी सी बात है विकासशील देशों का अध्ययन करना। तीसरा है इसके मुताबिक राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए समग्रवादी दृष्टिकोण को अपनाना अनिवार्य है। चौथा पॉइंट कहता है इसकी अपनी खास अवधारणाएं और पद्धतियां हैं। पांचवा कहता है ये विशेष प्रकार के प्रश्नों के बजाय सामान्य प्रश्न उठाते हैं और उनका सामान्य उत्तर देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 हो गया। अब देखते हैं 64 का। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करके एक वर्ग संघर्ष के द्वारा समाज की गतिशीलता को समझने का प्रयास किया है। किसने किया है गतिशीलता को समझने का प्रयास? आमंड ने, मार्क्सवादी लेनिनवाद ने, या लीस्टन ने, या लासवेल ने? तो 64 का है बी, मार्क्सवादी लेनिनवादी ने। 65 में देखते हैं, 65 में देखते हैं क्या है ये। 65 में है किस दृष्टिकोण के समर्थन यानी किस दृष्टिकोण के समर्थक पद्धति की परिशुद्धता और कठोरता की विशेष परवाह नहीं करते, राजनीतिक क्रमों व घटनाओं को समझने और उनको स्पष्ट करने की चिंता नहीं करते? तो क्या वो व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण है, संरचनात्मक व कार्यात्मक दृष्टिकोण है, या मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण है, या राजनीतिक आधुनिकीकरण दृष्टिकोण है? तो 65 का आंसर है मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण। ऐसा क्यों है? यानी सी इसका आंसर है। इस दृष्टिकोण ने राजनीतिक प्रक्रियाओं और सामाजिक संरचनाओं को आपस में इतना उलझा दिया है कि यह दृष्टिकोण सामान्य स्तर पर अध्ययन रह गया है। समिष्ट स्तर यानी माइक्रो लेवल पर ध्यान केंद्रित करके अब यह समस्त राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने का बेकार प्रयास करता है। साम्यवाद के विकास पर अपने को अधिक केंद्रित करके यह अपने पर आधारित राजनीतिक अध्ययन निष्पक्ष नहीं कर पाता, यानी निष्पक्षता की कमी आ गई है। ओहो। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कौन विज्ञान मानते हैं? नॉर्थरोप, केनेथ थॉमसन, स्टेनली क्या है, हॉफमैन या कैनन? तो नॉर्थरोप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान नहीं मानते हैं तो कौन नहीं मानते हैं? कैनन। तो इसका मतलब है कि कैनन को छोड़ करके नॉर्थरोप, क्विंसी, राइट, ग्रेसर, कर्क, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान मानते हैं। और 66 में इसी का भी ऐसा उल्टा हो सकता है। राजनीतिक यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान कौन मानता है? नॉर्थरोप। और कौन नहीं मानता है? केनेथ थॉमसन, स्टेनली हॉफमैन और कैनन। सिंपल सा है, इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 68 पे पहुंचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला तो उन शक्तियों का जानना व समझना जो राष्ट्रों के आपसी संबंधों को निर्धारित करती है, और दूसरा उन तरीकों को समझना जिसके द्वारा शक्तियों एक दूसरे पर तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों की संस्थाओं पर प्रभाव डालती है। उपर्युक्त कथन पॉलिटिक्स अमंग नेशन पुस्तक के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विज्ञान शीर्षक अध्ययन में उल्लेखित है। लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम अवश्य मॉर्गनथाउ होना चाहिए। 68 का देखते हैं। हाँ, मॉर्गनथाउ है, इसका आंसर बी होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स अमंग नेशन किसकी पुस्तक है? मॉर्गनथाउ की। तो 69 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सर्वथा अपरिचित समस्याएं उत्पन्न कर दी है। विदेश नीति का प्रजातंत्रीकरण, यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभ्युदय, तकनीक और प्रौद्योगिकी का विकास, परमाणु शक्ति और शांति के लिए बढ़ती हुई चिंता। तो 69 का आंसर है ए। क्या है? विदेश नीति का प्रजातंत्रीकरण की वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सर्वथा अपरिचित समस्याएं उत्पन्न कर दी है। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व व्यापीकरण का तत्व नहीं है? यानी विश्व व्यापीकरण का तत्व जो नहीं है उसको छांटना है। सूचना, पूंजी और माल का तीव्र परिवहन, ये तो ग्लोबलाइजेशन का रूप है। सूचना प्रवाह के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का हटाना, ये भी ग्लोबलाइजेशन है। सी देखते हैं क्या है। सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों में सामंजस्य की स्थापना, ये थोड़ा सा देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन आ रहा है, यानी आगे है डी ऑप्शन। औपचारिक और एवं अनौपचारिक संस्थागत व्यवसायों की विश्वव्यापी आधारित संरचना। तो ए, बी, डी तो विश्वव्यापीकरण के तत्व हैं, लेकिन सी को अगर छांटना है तो सी ही छटेगा। क्यों छटेगा? ये नहीं है क्यों? सूचना क्रांति, परिवहन एवं संचार के साधनों के विकास, सूचनाओं के प्रसार के क्षेत्र में टूटती अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, बहुराष्ट्रीय निगमों आदि ने विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। विश्वव्यापीकरण के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के संजाल की स्थापना होती है, ठीक है, ना कि सामंजस्य की, यानी कि ये तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 पे थे। 71 में क्या कह रहा है? 71वें क्वेश्चन में कह रहा है कि संरचनात्मक समासीजन निर्दिष्ट करता है। संरचनात्मक समासीजन निर्दिष्ट करता है, क्या निर्दिष्ट करता है? संरचनात्मक समासीजन यानी औद्योगिक नीति सुधार, मूल्य उदारीकरण, वित्त बाजार सुधार, इमदादों को कम तथा समाप्त करने की नीति को, या निर्यात को आयात के साथ संतुलित करने की नीति को, या विकसित राष्ट्रों के संकलित राष्ट्रीय उत्पाद के 1% को विकासशील विश्व की ओर स्थानांतरित करने की नीति को। तो इसका आंसर सी ही होगा, क्योंकि संरचनात्मक समासीजन यानी एक तरह से जो भी संरचना में पिछड़े हैं उसको आगे थोड़ा सा बढ़ाना है। तो विकसित राष्ट्रों के संकलित राष्ट्रीय उत्पाद के 1% को विकासशील विश्व की ओर स्थानांतरित करने की नीति अपनाना ही पड़ेगा।
ओके, तो इसका आंसर सी होगा। क्या कारण है, इसको थोड़ा सा और ध्यान दे लेते हैं। संरचनात्मक समायोजन IMA एवं विश्व बैंक की योजना है। जब किसी देश को भुगतान संतुलन की समस्या से निपटने के लिए ऋण दिया जाता है तो उसके संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम की शर्तों को अपनाने को कहा जाता है। जैसा कि सन 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण के दौरान किया गया था, यानी संरचनात्मक समायोजन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न सोपान पर विचार करते हुए निम्न पर विचार करें एवं कूट के आधार पर सही उत्तर दें। तो यानी कि इसमें ऑप्शन दे रखा है, देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित यानी राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न सोपान पर विचार करते हुए निम्न पर विचार करें और कूट के आधार पर सही उत्तर दें। यानी कूटनीति इतिहास का प्रभाव है, ए क्या कहता है, बी दूसरा क्या कहता है, समकालीन घटनाओं और समस्याओं के अध्ययन पर बल है, राजनीतिक सुधारवाद का युग है, सिद्धांतिकरण के प्रति आग्रह है। तो 72 का आंसर 1 2 3 4 चारों है, ए आएगा इसका आंसर। 73 देख लेते हैं। 73 में क्या है, राष्ट्रसंघ की नपुंसकता विश्वविदित हो गई क्योंकि राष्ट्रसंघ मंचूरिया में जापान का प्रतिरोध करने में विफल रहा, राष्ट्रसंघ एम्बिसिनिया में इटली का प्रतिरोध करने में विफल रहा, यूरोप में हिटलर के हमलों का प्रतिरोध करने में विफल रहा, उपयुक्त तीनों का प्रतिरोध करने में विफल रहा। तो 73 का आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 45 मतलब क्वेश्चन नंबर 74 में देखते हैं। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का कौन सा चरण प्रारंभ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का चतुर्थ चरण प्रारंभ हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है। 75वां क्वेश्चन कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में किन किन बातों पर विशेष बल दिया जाने लगा? विभिन्न देशों की विदेश नीतियों को प्रभावित करने वाले विविध प्रकार के तत्वों, कारणों, घटनाओं का अध्ययन, विदेश नीति के संचालन की पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय विवाद और समस्याओं के समाधान के उपाय या उपयुक्त तीनों। तो 75 का आंसर क्या है? डी है। ओहो 75 का आंसर है डी, उपयुक्त तीनों। इन तीनों के विशेष ध्यान दिया गया, यानी इनका अध्ययन किया जाने लगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इनका विभिन्न देशों की विदेश नीतियों को प्रभावित करने वाले विविध प्रकार के तत्वों, कारणों, घटनाओं का अध्ययन, विदेश नीति के संचालन की पद्धतियाँ, अंतर्राष्ट्रीय विवादों और समस्याओं के समाधान के उपाय। विश्वव्यापीकरण के अंतर्गत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण तीव्र है। यूएसए, यूरोपियन समुदाय, कनाडा और जापान। यूएसए, चीन, यूरोप, भारत, यूएसए, यूरोप और यूएसए, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, यूरोपीय समुदाय और यूएसए। तो इसका आंसर सीधा सा आंसर क्या होगा? ए, यूएसए, यूरोपियन समुदाय, कनाडा और जापान। आर्थिक एकीकरण यहाँ पे हो रहा है। क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण देखते हैं क्यों हो रहा है। इसका रीज़न दे रखा है कि आज अर्थनीति ही विश्व राजनीति का केंद्र है। सभी देश अपना आर्थिक व्यापार बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना तथा नए नए क्षेत्रीय आर्थिक समूहों की स्थापना करते जा रहे हैं। इस दिशा में यूरोपियन यूनियन, नाफ्टा, ओपेक आदि का गठन कर
यूएसए, यूरोपियन समुदाय और कनाडा, जापान आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 77 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए तंत्र उपागम का प्रतिपादन किया? तंत्र उपागम। डेविड ईस्टन ने, गैडियन आमंड ने, सी मैकलेलैंड ने या जे.डब्ल्यू. बर्टर ने? तो इसका आंसर होगा सी मैकलेलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए तंत्र उपागम का प्रतिपादन किया था। अब आगे 78 की तरफ बढ़ते हैं। 1500 ईसा पूर्व में यूनानी प्रायद्वीप में बसे नगर राज्यों को कितने ईसा पूर्व में विश्व विजय के माध्यम से सिकंदर ने विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित कर दिया? 300 ईस्वी पूर्व में, 328 ईस्वी पूर्व में या 291 ईस्वी पूर्व में या 320 ईस्वी पूर्व में? तो 78 का आंसर है बी, 328 ईसा पूर्व में। 79 क्वेश्चन में क्या कहता है? 79 क्वेश्चन में कह रहा है कि सामंतवादी युग का उदय किस साम्राज्य के पतन के बाद हुआ? यूनानी साम्राज्य, वर्ग साम्राज्य, रोमन साम्राज्य या मेसोपोटामियन साम्राज्य? तो इसका आंसर है सी, रोमन साम्राज्य। आधुनिक राज्य पद्धति की प्रमुख विशेषता है। आधुनिक राज्य पद्धति की प्रमुख विशेषता क्या है? राष्ट्रीयता, आजकल राष्ट्रीयता ही है। धर्मांतता नहीं, सहिष्णुता ये भी कम है। अंतर्राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता। क्वेश्चन नंबर 81 में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीयता को समझना वैसे ही आवश्यक है जैसे किसी भवन के सब कमरों में प्रवेश पाने के इच्छुक व्यक्ति के लिए एक ऐसा मास्टर कुंजी को पा लेना जिसकी सहायता से वह सब कमरों को खोल सके। ये किसका कथन है? ये कथन है, देखते हैं, आलमंड टॉयनबी का या ऑर्नेस्टर बार्कर का या शॉप और कर का या सिलीचर का? तो ये कथन है सी, शॉप और कर का। राष्ट्रीयता क्या है? एक परंपरागत भावना है, एक धार्मिक भावना, एक सांस्कृतिक भावना, एक मनोवैज्ञानिक भावना है। तो इसका आंसर होगा डी, एक मनोवैज्ञानिक भावना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। ब्रिटिश शासन में हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था। तत्कालीन राजनीतिक दल मुस्लिम लीग, जिसने भारत को आज़ाद करने में सक्रिय भूमिका अदा की थी, उसमें क्यों अलग राज्य पाकिस्तान बनाने की भावना जगी? तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन है ब्रिटिश शासक हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांटने के लिए फूट डालने लगे। मोहम्मद अली जिन्ना के जिद पर अड़ जाने के कारण, या ब्रिटिश संरक्षण में मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों पर अत्याचार के बहुमत का भय दिखाया गया, एवं कांग्रेस के मंत्रिमंडलों द्वारा मुसलमानों पर अत्याचार के कपोल कल्पित वर्णन प्रस्तुत किए गए, जो उनमें हिंदुओं से पृथक पाकिस्तान का राज्य बनाने की मनोवैज्ञानिक भावना उत्पन्न हुई थी। तो इसका आंसर सी ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। इसमें मिलान करना है सूची 1 विद्वान को, सूची 2 उसके सिद्धांतों से। मोर्गनथाउ का सिद्धांत क्या था? यथार्थवादी विचारधारा पद्धति। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। ओके
84 का सी आंसर है। सी में क्या कह रहा है? मोर्गेनथाउ का कहाँ पे है? मोर्गेनथाउ है यथार्थवादी विचार पद्धति, मोर्गेनथाउ का है। दूसरा है यानी बर्नार्ड कोन का क्या है? तंत्र, बर्नार्ड कोन का तंत्र सिद्धांत है। मर्टन कैपलॉग का क्या है? निर्णय उपागम। इमाइल बर्ड का क्या है? खेल सिद्धांत। इमाइल बर्ड का सिद्धांत है खेल सिद्धांत। तो इस तरह से कर लेंगे आप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। निम्नलिखित विकथनों पर विचार करें। राजनीति विज्ञान में निर्णय निर्माण अध्ययन वह अध्ययन है जो किसी विकल्प के संदर्भ में प्रासंगिक सभी कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ना कि केवल निर्णय निर्माताओं के औपचारिक विधायी संबंधों पर। रिचर्ड स्नाइडर के अनुसार निर्णयन विश्लेषण परिवर्तनशील अवस्थिति पर विचार करने में समर्थ नहीं है। तो उपयुक्त कथन में कौन सा सही है? केवल एक, दोनों, या फिर दो, या फिर उपयुक्त में कोई भी नहीं। तो 85 का आंसर है ए यानी केवल एक। क्योंकि राजनीतिक विज्ञान में निर्णय निर्माण अध्ययन वह अध्ययन है जो किसी विकल्प के संदर्भ में प्रासंगिक सभी कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ना कि केवल निर्णय निर्माताओं के औपचारिक विधायी संबंधों पर। और रिचर्ड स्नाइडर के अनुसार निर्णय विश्लेषण परिवर्तनशील अवस्थिति पर विचार करने में समर्थ नहीं है। ऐसा नहीं है, वो समर्थ है। 85 में थोड़ा सा एक्सप्रेशन और देख लेते हैं। राजनीतिक विज्ञान में निर्णय निर्माण अध्ययन में वह अध्ययन है जो किसी विकल्प के प्रासंगिक सभी कारकों पर अध्ययन केंद्रित करते हैं। ठीक है, तो इसका आगे जाएगा 85 के बाद 86 है। जब अंतर्राष्ट्रीय समाज में राष्ट्रीय राज्य की व्यवस्था बनी हुई है तब तक प्रभुसत्ता का विचार बना रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में इसका अनुशीलन अनिवार्य रूप से किया जाता रहेगा। किसका कथन है? गिलक्राइस्ट का या अर्नेस्ट रेनन का, पामर पार्किंस का या लॉर्ड एक्टन का? तो इसका आंसर है सी, पामर पार्किंस का। क्या है क्वेश्चन, क्या था एक बार कथन इनका देख लेते हैं। जब तक अंतर्राष्ट्रीय समाज में राष्ट्रीय राज्य की व्यवस्था बनी हुई है तब तक प्रभुसत्ता का विचार बना रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में इसकी अनुशीलता अनिवार्य रूप से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत राज्यों के आपसी संबंधों के बारे में चिंतन की एक परंपरा मात्र है जो राज्य संबंधी चिंतन के साथ जुड़ी हुई समझी जाती है और राज्य संबंधी चिंतन को राजनीतिक सिद्धांत का नाम दिया जाता है। किसने कहा? ये ए क्विंसी राइट का है, मार्टिन वाइट का है, हेड कोहल का है, या शार्प और कर्क का है? एक कथन किसका है? बी, मार्टिन वाइट ने कहा। क्या कहा मार्टिन वाइट ने? उन्होंने कहा था अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत राज्यों के आपसी संबंधों के बारे में चिंतन एक परंपरा मात्र है जो राज्य संबंधी चिंतन के साथ जुड़ी हुई समझी जाती है और राज्य संबंधी चिंतन को राजनीतिक सिद्धांत का नाम दिया जाता है। अब देख लेते हैं 88। ओहो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की बात हो रही है। यहाँ पे इन कथनों पे विचार करते हैं। व्याख्या की चरम परिणति को सिद्धांत कहते हैं। किसी भी विज्ञान के नियमों की व्याख्या ही सिद्धांत है। सिद्धांत के तर्कसंगत अनुमान है। सिद्धांत वह तर्कसंगत अनुमान है जो किसी भी घटनाक्रम के मूल कारणों की विवेचना करते हैं। ये बात ठीक है। सिद्धांत वे प्रस्थापनाएं हैं जिनसे वस्तु की व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है। तो ये भी ठीक है। तो
देख लेते हैं पीछे की तरफ सिद्धांत के बारे में ही 4 बातें लिखी हुई है। तो व्याख्या की चरम परिणति को सिद्धांत कहते हैं, ये भी ठीक है। किसी भी विज्ञान के नियमों की व्याख्या ही सिद्धांत है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 1 2 3 4। अब 89 पे पहुँचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में विभिन्न दृष्टिकोण पाए जाते हैं। पाए जाने का कारण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न अध्ययन में विभिन्न दृष्टिकोण पाए जाने का कारण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता में विद्वानों द्वारा समान दृष्टिकोण, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता के बारे में विद्वानों द्वारा अलग अलग दृष्टिकोण का अपनाया जाना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता के बारे में विद्वानों के बीच उदासीनता। ये नहीं, बी सही है, बी ऑप्शन ठीक है। 89 का बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निम्नलिखित उपागमों अथवा प्रतिमानों में से कौन सा राज्य की एकमात्र भूमिका को महत्व नहीं देता? यानी राज्य की एकमात्र भूमिका को कौन नहीं महत्व देता है? देखते हैं कौन सा है। प्राश्रितवादी प्रतिमान, यथार्थवादी प्रतिमान, नव यथार्थवादी प्रतिमान, ये तो देते हैं। अन्योन्याश्रित बहुलवादी प्रतिमान। तो राज्य की एकमात्र भूमिका को महत्व नहीं देता है कौन? डिपेंडेंसी थ्योरी जिसे कहते हैं, प्राश्रितता प्रतिमान। तो क्वेश्चंस को हम आगे करते हैं। इसमें 90 का एक्सप्लेन कर लेंगे, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, और इसके आगे का वीडियो यानी आगे के वीडियो में आगे का क्वेश्चन होगा। 90 का आंसर का एक्सप्लेनेशन है, यह नव मार्क्सवाद का एक सिद्धांत है जो समकालीन विश्व के उन्नत देशों और विकासशील देशों के परस्पर संबंध का विश्लेषण करता है। इस सिद्धांत के अनुसार अल्प विकसित देशों का सामाजिक और आर्थिक विकास बाहरी शक्तियों से नियंत्रित हो रहा है। तो ये है इसका आंसर, बाकी अगले वीडियो में